आइए प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन फ्रेज। देखिए, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप बैंक, रेलवे, एसएससी, एमपीएसआई, जेल प्रहरी, लेबर इंस्पेक्टर या अन्य ऐसे एग्ज़ाम जिनमें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आती है या इंग्लिश आती है, तो याद रखिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रेज होता क्या है। फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ग्रुप, जैसे हमने कहा, एक सेंटेंस में आपको एक सिंपल सा बताता हूँ। मेक अ नॉइज़ एक वर्ड है। मेक अ नॉइज़ का मतलब होता है शोर करना। जैसे मेक अ और नॉइज़ ये सभी एक साथ आ गए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए और इसका एक मीनिंग है। देखिए, अगर हम मेक का देखें तो मेक का अर्थ होता है बनाना, आ का मतलब होता है एक, और नॉइज़ का मतलब होता है शोर। लेकिन जब ये सभी एक साथ आ जाएं तो इनका एक अलग मीनिंग होता है। यानी मेक अ नॉइज़ का मतलब होता है शोर करना। अब यहाँ हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि एक, बनाना, शोर, ऐसा तो नहीं पढ़ेंगे ना। यानी जब हम उसको अलग अलग ना पढ़ें, वो एक साथ आ जाएं तो उन्हें हम एक साथ पढ़ें, उनका मीनिंग बदल जाए, एक अलग ही मीनिंग देने लगे, तो उसे हम कहते हैं फ्रेज़। जैसे सबसे पहला यहाँ पर हम फ्रेज देख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का जो मीनिंग होता है वो होता है कोई अविस्मरणीय या यादगार दिन। अगर कोई ऐसा दिन जिसे मतलब यादगार हो रह गया हो, या मंगल दिवस रह गया हो, या अविस्मरणीय रह गया हो दिन, यादगार हो हमारे लिए, उस दिवस को हम कहते हैं अ रेड लेटर डे, यादगार कोई दिन। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया है अ रेड लेटर डे। अब इसमें से आपको बताना है से इससे इसकी मीनिंग कौन सा, यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो इसकी मीनिंग दे रहा है। तो देखें, यहाँ पर सभी को आप पढ़ लें और यहाँ पर देखें इसका मीनिंग है अ डे दैट इज प्लीजेंटली नोटवर्दी और मेमोरेबल। जो आनंदमय दिन हो और मेमोरेबल हो, यादगार दिन हो, उसे ही हम कहते हैं रेड लेटर डे। यानी चारों ऑप्शन में से कौन सा, देखिए सोरोफुल तो मतलब दुखपूर्ण दिन तो हम कहेंगे नहीं, डेंजरस खतरनाक दिन तो हम कहेंगे नहीं, फिर लेजी आलसी वाला दिन हम तो कहेंगे नहीं। यानी ऐसा दिन जिसमें हमने क्या किया हो, बहुत आनंद में किया हो और वह हमारे लिए बहुत ही आनंदमय दिन रहा हो, उसे हम कहते हैं यादगार दिन कह सकते हैं हम। तो याद रखिए ऐसे डे को हम कहते हैं आ रेड लेटर डे। ये एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुका है। एसएससी के एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो कई बार पूछा जाता है और ख़ास तौर से एमपीएसआई में भी ये रिपीट होता है। लगभग सभी एग्ज़ाम में आप देखेंगे इसे आप तो रिपीट होता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर है अ रेनी डे। अ रेनी डे का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अ रेनी डे का मतलब होता है बुरे दिन अथवा कठिनाई भरे दिन। बुरे दिन या कठिनाई भरे दिन को हम एक फ्रेज के रूप में याद रखना है हमें कि उसे हम कहते हैं अ रेनी डे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कि मुहावरे, कहावतें जो एक साथ आते हैं उनका एक मीनिंग निकलता है। ऐसे ही यहाँ पर याद रखिए अ रेनी डे का मतलब होता है बुरे दिन या कठिनाई भरे दिन। तो इसमें अ रेनी डे से मिलता हुआ चार जो ऑप्शन दिए गए हैं विकल्प, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा उससे मिलता जुलता है। तो यहाँ पर हम देखें, मैंने क्या आपको बताया कि बुरे दिन या कठिनाई भरे दिन, तो हम इसका आंसर लगाएं तो देखिए इससे सबसे मिलता जुलता कौन सा है, टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी। यानी डिफ़िकल्टी मतलब कठिनाई भरे दिन, यानी जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी। इसे आपको याद रखना है। अगला हम देखते हैं अ ड्रॉप इन अ बकेट। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसका पहले आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए। कोई भी फ्रेज है उसे सबसे पहले आप मीनिंग पता होना चाहिए आपको। और अगर देखें तो पता कैसे होगा सर हमें, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज देखेंगे उतना ही आपको वो याद होता जाएगा। अ ड्रॉप इन अ बकेट, सिंपल सी मतलब बकेट मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं बाल्टी, बाल्टी में एक बूंद। आप समझ लें वो मात्रा बहुत कम है। और इसके लिए हम हिंदी में पढ़ते हैं एक कहावत कि ऊँट के मुंह में जीरा। यानी अ ड्रॉप इन अ बकेट का जो तात्पर्य होगा वो होगा अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। यानी बहुत छोटी मात्रा में, स्मॉल जो अमाउंट हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। यानी हिंदी में हम कहते हैं ना एक कहावत कि ऊँट के मुंह में जीरा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा कौन सा आंसर आपका, डी। देखें यहाँ पर जो मीनिंग है वो क्या है, अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। यानी बहुत ही कम मात्रा में जो अमाउंट होता है उसे ही हम कहते हैं अ ड्रॉप इन अ बकेट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। अ कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका मीनिंग पहले समझिए। इसका मीनिंग क्या होता है? यानी बेसिर पैर की या ऊट पटांग की जो बातें हम कहते हैं, सिंपल सी बात है, ऊट पटांग की जो बात कहलाती है या उसे हम कहते हैं अ कॉक एंड बुल स्टोरी। मतलब हम कहते हैं ना अक्सर मनगढ़ंत बातें या ऊट पटांग की जो बातें हैं उसे। तो यहाँ पर देखा जाए इसके लिए कौन सा आंसर सबसे होगा। जैसे मैंने कहा कि कोई बात है, उस बात को कोई व्यक्ति बता रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो बात सही ना बताने की अपने मनगढ़ंत कहानी बता रहा है। जो मनगढ़ंत कहानी होती है ना, हमने कहा कि भाई वो तो बता रहे हैं कोई बात, लेकिन हमने देखा कि भाई वो जो बात बता रहे हैं वो एक हम इमेजिनरी की लग रही है, कि मतलब वो काल्पनिक बात है, मतलब रियल नहीं है। उन्हें मनगढ़ंत एक कहानी बनाई और उसको सुना रहे हैं। तो उस प्रकार की जो कहानी होती है उसको कहते हैं अ कॉक एंड बुल स्टोरी। मतलब मनगढ़ंत कहानी या फिर इमेजनरी जो स्टोरी होती है उसे ही हम कहते हैं आपका अ कॉक एंड बुल स्टोरी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी वाला, एन इमेजनरी स्टोरी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं एप्पल ऑफ वंस आई, ये याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग अगर कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती होगी तो ये जरूर रिपीट होता है। एप्पल ऑफ वंस आई का अर्थ होता है आंख का तारा। अब देखिए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उससे मिलता जुलता है? आंख का तारा। अब देखें, अ पर्सन विथ स्वीट टेस्ट, अ पर्सन, यहाँ सभी ऑप्शन देखें, लेकिन जो लास्ट वाला ऑप्शन देखें आप गौर से, तो लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा है द पर्सन, यहाँ पे लिखा हुआ है द पर्सन हु समवन लव्स और चेरिसेस द मोस्ट, यानी बहुत ही प्रिय व्यक्ति जो हो, एक पर्सन जो बहुत प्रिय हो। और आंख का तारा हम उसे ही कहते हैं जो बहुत ही प्रिय हो व्यक्ति। तो इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। आंख का तारा या बहुत प्रिय व्यक्ति के लिए जो फ्रेज यूज किया जाता है वो किया जाता है एप्पल ऑफ वंस आइज। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके देखें, टेगोर वाज अ मैन ऑफ लेटर। जो मैन ऑफ लेटर लिखा हुआ है ना, यही हमारा फ्रेज है। बाकी तो देखो सेंटेंस में कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। ये लिखा है अ मैन ऑफ लेटर्स, इसका अर्थ समझिए पहले क्या होता है। इसका अर्थ है प्रोफिशिएंट इन लिटरेसी आर्ट, यानी अगर हम कहें विद्वतापूर्ण या कौशल जो व्यक्ति होता है, साहित्यिक कोटि का जो होता है, विद्वतापूर्ण कौशल जिसके अंदर होता है, उसे हम कहते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स। मतलब अक्षरों का बहुत अच्छे से उस पर पकड़ हो, अक्षरों का बहुत अच्छा ज्ञान हो, साहित्यिक कोटि का विद्वतापूर्ण वह उसके अंदर कौशल हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं मैन ऑफ लेटर्स। यानी जो बहुत ही विद्वान व्यक्ति हो और जिसमें हम कहें कि उसमें प्रोफेसी इन लिटरेसी आर्ट हो, तो समझ लेनी इस प्रकार के व्यक्ति को, जिनमें अक्षरों में जैसे साहित्यिक व्यक्ति होते हैं, छोटे छोटे शब्दों का उनको बहुत अच्छे से ज्ञान होता है और छोटे शब्दों पे बहुत पकड़ होती है कि कौन सा शब्द कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना है। इस प्रकार के मेन को जहाँ व्यक्ति को कहा जाता है अ मैन ऑफ लेटर्स। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी। इसका जो है प्रोफिशिएंट इन लिटरेसी आर्ट। लिटरेसी मतलब साहित्यिक। और देखिए लिटरेट पर्सन जो होता है ना, पढ़ा लिखा, इलिटरेट जो होता है वो अनपढ़। दो वर्ड याद रखिएगा, लिटरेट पर्सन अगर कहा जाए तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति, और इलिटरेट पर्सन जो होता है वो होता है अनपढ़ व्यक्ति। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, बेड ब्लड। यदि आप वाकई गवर्नमेंट एग्जाम की परीक्षा आप देते होंगे तो याद रखिए ये क्वेश्चन आपको यकीनन देखने को मिले होंगे। तो चलिए हम देखते हैं बेड ब्लड। बेड ब्लड का मतलब समझिएगा, यहाँ पर है बहुत ही घनी शत्रुता कह सकते हैं आप, घृणा की भावना हो, नफरत हो या दुर्भाव बैर भावना हो। तो यानी जिसको हम कहते हैं ना भी बहुत ही जाति दुश्मनी है, बहुत ही मतलब कठोर दुश्मनी है उनके बीच में, तो उस समय ये वर्ड यूज किया जाता है बेड ब्लड। अब देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज होगा जो उसका आंसर दे रहा हो या उसके अनुसार हो। तो यहाँ पर गौर से देखिए, बेड ब्लड का जो अर्थ होता है वो होता है दुश्मनी, तो यहाँ पर इनमिटी वर्ड यूज किया जाता है। इनमिटी का अर्थ भी होता है दुश्मनी। तो इस तरह याद रखिएगा कि चारों में से कौन सा सही है, वो है आपका सी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्राइंग फॉर द मून। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राइंग फॉर द मून। अगला जो है महत्वपूर्ण
आपका फ्रेज वो है क्राइंग फॉर द मून। इसका जो अर्थ होता है किसी भी इम्पॉसिबल चीज़ की आकांक्षा रखना, यानी ऐसी चीज़ के लिए जिद करना जो प्राप्त करना मुश्किल है। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। एक छोटा सा बच्चा है और उसकी माँ रोटी बना रही हैं, तो रोटी बनाते समय रोटी के लिए जिद कर रहा था, तो उसकी माँ ने उस बच्चे से कह दिया देखो वो है रोटी, चांद को ही उन्होंने रोटी बता दिया। तो बच्चा कभी कभी जिद करने लगता है कि मैया मैं तो वही लूँगा, वही खिलौना लूँगा, तो वही रोटी लूँगा। रोटी के रूप में लिख लें या कोई भी ऐसी चीज़ हम कहें जिसे पाना मुश्किल है लेकिन उसके लिए जिद करना। छोटे बच्चे अक्सर किसी चीज़ के लिए जैसे खिलौना के रूप में माँ ने कभी कह दिया कि देखो वो चांद जो है वो खिलौना है, या चंदा मामा है हमारे, तो बच्चा कभी कभी उस चांद को लेने की जिद कर देता है। तो ऐसी चीज़ के लिए जिद कर देना जिसे मतलब जो प्राप्त होना मुश्किल है, तो उसे हम कहते हैं क्राइंग फॉर द मून, यानी जो इसका किसी भी इम्पॉसिबल चीज़ को पाने के लिए जिद करना। तो यानी इसका जो सही जो आंसर होगा वो होगा आपका टू वांट द इम्पॉसिबल। जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सी, क्राइंग फॉर द मून मतलब टू वांट इम्पॉसिबल। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला जो आपका है सातवीं के बाद आठवां जो है नवा क्वेश्चन वो है कैटनैप। कैटनैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटनैप का अर्थ जो होता है वो होता है आपका बहुत छोटी नींद, यानी मतलब मामूली सी नींद, हल्की सी झपकी ले लेना। तो इसके लिए जो सही आपका आंसर होगा वो देखिए आप डी वाला आंसर सही दे रहा है, यानी शॉर्ट स्लीप हम कहें मतलब थोड़े कम समय के लिए सोना, उसे हम कहेंगे कैटनैप। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन जो है इन द सूप। इन द सूप का अर्थ होता है यहाँ पर देखें मुसीबत में, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, यानी तो इसके लिए इन अ सूप का जो मीनिंग होगा वो हो जाएगा आपका सी वाला। इन अ सूप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में या किसी मुसीबत में, याद रखिए इसका मीनिंग होता है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट मीनिंग दे रहा है वो कौन सा दे रहा है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है आपका इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।